नहीं, इस मुल्क में लोगों के बच्चों को पढ़ने की तालीम नहीं, और उस मुल्क में नई बहस छेड़ी जा रही है इसलिए कि इस मुल्क को मानसिक रूप से गुलाम बनाओ। और बहुत शुक्रिया। बहुजन अधिकार रैली आयोजित करने वाले आप सभी आयोजकों का आभार कि उन्होंने इस मुल्क के जमहूरियत के चिंता करते हुए इस मुल्क के आईन को बचाने के लिए हमारे सामने ये एक रैली आयोजित की है। मैं पहली बार झारखंड आया हूं और इस रैली में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा जी की, और बिरसा मुंडा के संघर्षों की जमीन हरिराम मीणा ने कविता लिखी कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। झारखंड की सरजमी से मैं अपने इस मुल्क के तमाम आवाम को, संविधान का मानने वाले लोगों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान पेश करता हूं। और साथियों, आप सब ये बात जानते हैं, आजकल अभी वकील साहब बोल रहे थे, इस देश में कुछ काम करना मुश्किल हो गया है और कुछ काम करना बहुत आसान हो गया है। अगर इन दोनों में फर्क करें तो जो मुल्क अपनी आज़ादी का 75 साल मना रहा हो, अमृत महोत्सव मना रहा हो, उस मुल्क में आसान काम क्या होना चाहिए था? सबको अच्छी तालीम मिले, सबको नौकरी मिले, सब मोहब्बत प्यार से रहें। जहां कोई भी जुटे तो ज्ञान विज्ञान की बात करे, संविधान की बात करे। मगर अब यह काम मुश्किल होता जा रहा है और आसान काम क्या हो गया? अभी उन्होंने इशारा किया कि धर्म संसद बनाओ और वहां से कोई ऐसा नारा लगाओ और उस पर आपको कोई कार्रवाई नहीं कराई जाएगी। अब तो बहुत सारे और लोग शुरू हो गए, वो बड़ी बड़ी रैली और सम्मेलन करके किस्मत बता रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है कि ये अंधविश्वास नहीं, पाखंड नहीं, ये चमत्कार हो रहा है और उनके ऊपर से जो दिखाई देता है वो बोलते हैं। और पूरी मीडिया ये साबित करने में लग गई है कि ये विज्ञान है और वो बाबा को एकदम सब लोग सर आंखों पर बिठा रहे हैं। मेरा मन हुआ कि फिर मैं क्या बोलूं, तो जितने अगर इन बाबाओं की बात में ही सच्चाई है तो इस मुल्क के सारे तालीमी इदारे बंद कर दो, उसकी जरूरत क्या है? हर जगह पर एक बाबा बिठा दो, वो सबकी किस्मत बताएगा और ये मुल्क सोने की चिड़िया बन जाएगा। हम आपके खिलाफ क्यों बोले? हो सकता है कासिफ भाई और ये लोग इतनी मुश्किल से ये आयोजन किए हैं, कल को यहीं से मुकदमे कोई लगा दे, तो हम इनको मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसलिए हम उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि आप हो सकता है बहुत सही बात कह रहे हो, हम नादान हैं, हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम तो यहाँ खड़े होने लायक इसलिए बने इस मुल्क में। इस मुल्क के किसान, कामगार, कमेरा तबके से आने वाले लोग, इस मुल्क के SC ST किसान जातियों, मेहनतकश जातियों और दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा लोगों के बीच से तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क को रहने लायक बनाया, वो सारे लोग, हमारे जैसे लोग अगर यहाँ इस वक्त खड़े हो पा रहे हैं तो वो केवल और केवल इस मुल्क के आईन और मंडल कमीशन की वजह से हैं। इसलिए हम वो बात बोलेंगे जो सच बात होगी। आपके लिए बाकी चीजें बहुत अहमियत रखती होंगी, हमारे लिए इस मुल्क का आईन अहमियत रखता है
और हम इसलिए इस मुल्क के आईन की हिफाजत के लिए चिंतित हैं और यहां आपके सामने खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आज दुनिया चांद पर जा रही, दुनिया में ज्ञान विज्ञान कहां जा रहा है। ये वही मुल्क है, कंप्यूटर जब बाकी देशों में बना तो उससे वो चांद सूरज को पढ़ रहे थे, वो गैलेक्सी को खोज रहे थे, और हमारे देश में कंप्यूटर आया तो पहला काम उससे जन्म कुंडली बनाने का हुआ। इस देश में ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है, मैं बहुत नहीं उधर जाना चाहता कि कब कौन सी मूर्ति दूध पीने लगती है और कब कौन जादू करके लोगों को ठीक करने लगता है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, इस मुल्क में नज़ला जुकाम खांसी से अगर कोई मर जाए और उसे एक टैबलेट दवा का न मिले तो मुझे लगता है कि मेरा दस्तूर खतरे में है। अगर आज की डेट में कोई भूख से मर जाए, कोई गरीबी से मर जाए, किसी के घर में चूल्हा न जले और हॉस्पिटल और स्कूल पर बात होने की बजाय दिन रात मंदिर मस्जिद के नाम पर बात हो, तो मुझे अफसोस होगा। और मैं हर मंच पर खड़े होकर के कहूंगा कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की बात करो, संविधान की बात करो, इस मुल्क को जोड़ने की बात करो। केवल मेरा इतना कहना है। बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं भाई, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारा दोस्त उमर खालिद आज भी जेल में है। हम लोग वहां खड़े होकर के नारे लगाया करते थे, संविधान को बचाने के नारे। हमारे प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं। तमाम लोग जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं वो जेल में हैं। तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ी वो जेल में हैं। और जिन्हें जेल में होना चाहिए उसमें से कुछ बाबा 4 महीने में चौथी बार बेल पर हो रहे हैं बाहर। और मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। हो सकता है भाई संविधान जिंदा हो उनके लिए। तो मैं केवल ये चिंतित हूं कि जो संविधान की बात कर रहा है, अब मेरे लिए संविधान का मतलब क्या है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, जेएनयू को बदनाम किया, दिल्ली विश्वविद्यालय को बदनाम किया। और इस झारखंड के लोगों, आप एक बार सोचो, दिन रात टीवी पर जहर, और इस देश में एक नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। वकील साहब ने अपने कोर्ट वाले नजरिए से जो बात कही, मैं उसको एजुकेशन वाले नजरिए से रख रहा हूं। नई शिक्षा नीति ने इस देश में अंबानी और अडानी के हाथों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेच दिया है। यह बात आपसे कहने आया हूं। 40% एजुकेशन अब ऑनलाइन मोड में होगी। एजुकेशन के लिए दावा करेंगे विश्व गुरु, और परमानेंट अपॉइंटमेंट अब शिक्षक का नहीं होगा, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। तो शिक्षा को बेचने का काम कैसे किया गया। जिस दौर में नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, नई शिक्षा नीति कहती है इस देश के जो 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, अगले 20 साल में उनको क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत कम करके उन्हें 15,000 पर ले आएंगे और नए नए इबादत घर बनाएंगे। इबादत घरों की जरूरत है, वो तो इबादत दिल से होती है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ। हमने इस मुल्क में तथागत बुद्ध के रूप में एक रोशनी पाई जिसने इंसानियत की बात की। फिर हमने अपने लिटरेचर में पढ़ा और पढ़ाया है, और सिलेबस में पढ़ाया जाता है, उस पर तुम क्या यूएपीए लगाओगे। हमने अपने पुरखे के रूप में कबीर, रैदास, पलटू दादू भिखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद को पढ़ा है, जिसने तालीम की बात की, इंसानियत की बात की, और सबने जोड़ने की बात कही। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे सिलेबस में पढ़ाए जाते। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये तो आप पढ़ाते हैं ना अपने सिलेबस में, और वो आप लोग रोज ये धर्म खतरे में, ये खतरे में नहीं भाई। वो जो संस्कृति कबीर रैदास की थी, रैदास ने लिखा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। वो बेगमपुरा का ख्वाब हमारे मुल्क के आईन का ख्वाब था, वो खतरे में है। मैं उसकी बात करने आपके बीच में आया हूं। वहां तो कोई जात पात नहीं था। वो क्या लिख रहे हैं कि छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। एक बराबरी का मुल्क, और यही बराबरी का हक इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क के आईन ने दिया। जमहूरियत की तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। और आज
कुछ लोग इस मुल्क के वजीर आजम बन गए तो अपने मित्र को इतना वजनदार कर रहे हैं कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में वो इतना भारी हो गया कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी हो गया। और उसी वक्त इस मुल्क के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। इसलिए मुझे अपने मुल्क की चिंता है कि ये गरीबी क्यों हो रही है और कुछ लोग इतने अमीर हो गए। ऐसे मुल्क का अभी एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, 1% लोगों के पास 40%, 40.5% और 50% लोगों के पास 3% संपत्ति। अरे छोड़ो हिंदू मुस्लिम, छोड़ो मंदिर मस्जिद, आओ जरा इसको बात करो कि अगर 100 लोग हैं और 100 रुपया इस देश में है तो एक आदमी ऐसा है जिसके पास 40.5 रुपया है और 50 आदमी 3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। ये तो आपकी रिपोर्ट बता रही है ना भाई। और अगर इसको बढ़ा दो तो इस मुल्क के 10 आदमी 90% रुपया लिए हुए हैं और 90 आदमी 10 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। मैं इस बहुजन अधिकार रैली से ये सवाल कर रहा हूं कि एक बार ये बताओ कि वो 10 आदमी कौन है जो 90 रुपया लिए हुए हैं और ये जो 90 आदमी 10 रुपए में गुजारा करने को मजबूर हैं, ये खतरे में हैं। इसलिए हम उन 90 लोगों की बात करने आपके बीच में आए। ये मुल्क बटा हुआ है साहब, गरीब अमीर का भेद बढ़ता जा रहा है। अगर आपका बच्चा, अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो अच्छी तालीम पाएगा, किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगा। और अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दे सकते। कहाँ गए वो DU JNU बनाने वाले लोग। मैं तो याद करता हूँ अपने पुरखे जैसे कबीर को याद कर रहा हूँ, पलटू दादू भीखा को याद कर रहा हूँ, नाना बुल्ले शाह बाबा फरीद को याद कर रहा हूँ। संत और सूफी आंदोलन अभी जिक्र हो रहा था, हमने तो वो मोहब्बत का भारत पढ़ा और उस मोहब्बत के बारे में सब मिल करके लड़ रहे थे। मैं तो कई बार घबराता हूं कि आज अगर कबीर साहब होते तो उनके साथ क्या होता। हो सकता है UAPA में जेल में होते या उनकी लिंचिंग हो गई होती। मुझे तो ये डर लग रहा है। वो तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। मैं इसलिए कबीर को अपना नायक मानता हूँ, मैं बुल्ले शाह बाबा फरीद को अपना नायक मानता हूँ। उन्होंने क्या लिखा और इस बात को समझो आप। मक्के गयो गल मुक्ति नहीं, 100 हज कर आइया, गंगा गयो गल मुक्ति नहीं, 100 गोते खाइया, बुल्ले शाह गल तब मुक्ति मैनू दिलो गवाइया, चल बुलिया चलो थे चलिए, जिथे सारे इन्ने कोई ना कोई सादी जात पछाने, ना कोई हमको चीने, ना कोई सानो मन्ने, चल बुलिया चलो थे चलिए। पढ़ पढ़ इल्म ते फाजिल होयो, मन पाने नो पढ़िया ही नहीं, मन पाने नो पढ़िया ही नहीं, भज भज वरना आए मंदिर मसीदी, मन अपने विच वधिया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी फड़िया, घर बैठे नो फड़िया ही नहीं, चल बुलिया चलो थे चलिए, चलिए जिथे सारे ने। मैं उस बुल्ले शाह को अपना वारिस, अपना पुरखा मानता हूँ, कबीर को मानता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ एक ऐसा भारत बने जिसमें सब मोहब्बत प्यार से रहे। और आप कह रहे हो कि कोई किस्मत बताने वाला बाबा टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं वो विज्ञान है, वो पत्रकार जाकर के पैर छू रहा है। मत करिए भाई। इस मुल्क में आप कलम और किताब को इसीलिए बर्बाद करना चाहते हैं कि लोगों का जहन खत्म हो जाए और लोग भीड़ में तब्दील हो जाएं। और अचानक कोई भीड़ को कहे कि आओ सब हिंदू धर्म खतरे में और ये धर्म खतरे में, वो मंदिर खतरे में। नहीं भाई, कोई धर्म खतरे में नहीं, कोई इबादत घर खतरे में नहीं। अगर खतरे में है तो इस मुल्क का दस्तूर है, इस मुल्क का आईन खतरे में है, क्योंकि वही हमारी इबादत घर को बचाएगा और वही हमारे धर्म को बचाने की भी छूट हमें देता है। आप धर्म वाले आप अपना काम करो, लेकिन हम एक सवाल तो पूछेंगे, कलम और किताब पर बंदूक का पहरा क्यों बना रहे हो? कलम और किताब को गिरवी क्यों रख रहे हो पूंजीपतियों के? और आप रोज लड़ाने की बात करते हो। हम तो मोहब्बत प्यार की बात करने आए हैं और मैं भरोसा कर रहा हूं कासिफ भाई, पहली बार आपके बुलावे पर यहाँ आए, इस रैली के बाद यहाँ कोई दंगा नहीं होगा। यहाँ से लोग निकलेंगे तो मोहब्बत की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे और सब मिलकर के रहेंगे। और ऐसे आयोजनों की जरूरत इस देश में इस समय है। हमें किसी से बदला नहीं लेना। मैं एक बात बताऊं, हमारा पुरखा डॉक्टर अंबेडकर जब उन्होंने संविधान बनाया तो बदला लेने का काम नहीं किया। चाहते तो वो भी लिख देते कि जिन शूद्रों को आपने अछूत बनाया, आपने मंदिर में नहीं जाने दिया, अब कुछ साल तक ये सजा ब्राह्मणों को मिलेगी। नहीं साहब, उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने संविधान में कहा कि अब कोई भी जाति वाला सब बराबर होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबके वोट का एक अधिकार होगा।
हम बदला लेने आपसे आए ही नहीं। हम तो कह रहे हैं जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा सवाल केवल ये है, इस मुल्क की पूंजी जितनी है वो सबको बराबर में होनी चाहिए। किसी का जाति देखकर, किसी का धर्म देख करके इस मुल्क को बांटना नहीं है। हमारे पूर्व के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। हम जमहूरियत की वजह से यहाँ हैं। हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। इस मुल्क को बनाने में बिरसा मुंडा ने अपनी शहादत दी है। लोग किताबों में नहीं पढ़ाए कि पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 के पहले इस मुल्क के इन्हीं चाईबासा के जंगलों में इन्हीं सीधू कानू तिलका माझी और बिरसा मुंडा ने लड़ी। और संविधान सभा में खड़े होकर जब जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि आपको हमें जमहूरियत सिखाने की जरूरत नहीं, हम आदिवासियों से आपको जमहूरियत सीखने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। वो बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा को मैं याद कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहा हूँ, और अपने ओबीसी समाज से आता हूँ, किसान कामगार कमेरा जातियाँ, और उन कमेरा जातियों ने अन्न पैदा करके इस दुनिया को खाने पीने और पेट भरने लायक बनाया। और जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ने गए तो आप रोज ये मंदिर मस्जिद के नाम पर बहस कराते हो और उधर डीयू जेएनयू बर्बाद कर रहे हो। असली खेल समझ रहे हैं। मैं गाँव का हूँ, एक आखिरी किस्सा सुनाकर जाऊँगा क्योंकि और भी लोग बोलने वाले हैं। हमारे यहाँ गांव में भैंस चुराने वाले चोर आते थे। इशारे में बोल रहा हूँ, समझदार और जागरूक मंचों से किसी का नाम नहीं लिया जाता। चोर अब आते थे भैंस चुराने, तो गांव वाले भैंस के गली में घंटी बांधे रहते थे कि भैंस अपनी हिलती डुलती है और भैंस सुरक्षित है। रात के अंधेरे में चोर आते थे तो पहला काम करते थे घंटी निकाल लिया, और घंटी लेकर एक चोर पूरब भागता था और भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम भागते थे। रात के अंधेरे में गांव वाले जागते थे, किधर भागेंगे, जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। पूरी रात वो दौड़ते गए, चोर अंत में घंटी फेंक करके भाग गया, और जब वहां पहुंचे तो उनके हाथ में क्या मिली? घंटी, और चोर उनकी भैंस चुरा करके लेके चले गए। इस मुल्क के 90% लोगों के बच्चों के हाथ से शिक्षा, रोजगार और उनके स्वास्थ्य के हक था, उसको कोई चुरा रहा है और रोज आपको कहता है कि आप खतरे में हो। अरे भाइयों, इस मुल्क में अगर आप खतरे में हैं तो आप गरीब घर में पैदा होंगे तो आपके बच्चे को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा खतरा तो यह है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन करते? इस देश के आप बताओ कि आपके जिले के कितने प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? इस मुल्क में लोगों को खाने को रोटी नहीं, इस मुल्क में लोगों के बच्चों को पढ़ने की तालीम नहीं, और उस मुल्क में नई बहस छेड़ी जा रही है इसलिए कि इस मुल्क को मानसिक रूप से गुलाम बनाओ और झूठे वादे करके सरकार बनाओ। मैं तो एक ऐसी बुलेट ट्रेन पे बैठ के आया हूँ जिसमें सबको देने के लिए 15-15 लाख रुपया रखा हुआ था, 2-2 करोड़ नौकरी की एक पोटरी रखी हुई थी। कुछ एक डिब्बे में अच्छे दिन भी थे, कुछ एक डिब्बे में वहाँ पर स्मार्ट सिटी भी थी, कुछ जगह पे स्मार्ट गांव भी था। वो ट्रेन अचानक आते आते गायब हो गई। मैं खोज रहा हूँ कि वो देश की बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई। इसलिए आपके बीच में वो सवाल पूछने आया हूँ। आप सवाल करेंगे तो आप पढ़े लिखे हैं तो अर्बन नक्सल, किसानों ने आंदोलन किया तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताया? इस मुल्क में सीएनआरसी का आंदोलन हुआ जो भारत का संविधान लेकर के हुआ, उनको किसने बदनाम किया? और यहाँ पर जब आदिवासी लड़े तो आदिवासी को नक्सल कह करके जेल में डालने वाले लोग कौन है भाई? इसलिए मैं आपसे जाते जाते गुजारिश करने आया हूँ, इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बड़ी शिद्दत से बनाया था। भगत सिंह, उसने जब शहादत दी होगी तो उसने अपने आखिरी पत्र में लिखा, आखिरी खत में, कि मैं इसलिए मर रहा हूँ, शहादत दे रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ियां अपने बच्चों, अपने माएँ अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगी। मैं आज चाहता हूँ कि अगर आज अंबेडकर होते, भगत सिंह होते, और ये हमारे, मैं तो आजमगढ़ से आता हूँ साहब, हमारे यहाँ अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने एक तालीमी इदारा बनाया और तमाम लोगों ने तालीम पा करके इस मुल्क को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नायक तो वो लोग हैं ना भाई, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी से होते हुए, जयपाल सिंह मुंडा से होते हुए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव और तमाम लोग, मंडल और कांशीराम, हम तो सब एक हैं क्योंकि हमारा दर्द एक है और हमारी दवा भी एक है। आओ इस मुल्क के लोगों, मोहब्बत प्यार से 90% कमेरा लोगों की एकता बनाएं और हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव
गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जोहार झारखंड।